हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के महत्वपूर्ण दीर्घ प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करें। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ का सारांश लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1947 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। देखिए, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को, इसमें जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया, अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपके हिंदी में जितने भी चैप्टर हैं ना, उसके विषय में आपको जानकारी मिल जाएगा। और उससे अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा भी जाएगा ना, आप उसको आसानी से बना लेंगे। इसी वजह से आप लोग ध्यान से इसको अंत तक देखेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 ईस्वी के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमति पटना से प्रकाशित है। इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसे कोई प्रेरक भाषण हुआ। अपने भाषण के प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा है कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करने होंगे। भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मिलो जाना है, कठिन परिश्रम करने हैं, त्याग करने हैं। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान हैं, उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। लोगों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंने जन संघर्ष समितियों का गठन किया। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास की बात कही है। अमेरिका में वे मजदूरी कर पढ़ते थे। पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। जमाना लेनिन का था, अतः लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए, इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी माना है। जेपी आंदोलन के क्रम में सभा हुई थी। उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। लोगों को ट्रेनों से उतारा गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। उनके अनुशासन, उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से, उनके गलत सिद्धांतों से हैं, उनके गलत कार्यों से हैं। भाषण के क्रम में वे बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। वे गांधी जी की विरोध भी करते थे क्योंकि वे घोर कम्युनिस्ट जो थे। नेहरू जी को वे भाई कहा करते थे। अपने भाषण में वे नेहरू की विदेश नीति के विरोध की चर्चा करते हैं।
राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। भाषण के क्रम में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की है, लेकिन जेपी आंदोलन में वे दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। भाषण के क्रम में केवल उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की है। साम्यवाद एवं दलविहीन एवं राजविहीन समाज में संबंधों की चर्चा जेपी ने की। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। देश का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। इस संपूर्ण क्रांति को लाने में जनसंघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। उनके अनुसार दलविहीन संघर्ष समितियां ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों पर इन संघर्ष समितियों का ही नियंत्रण होगा। जनप्रतिनिधि निरंकुश न हो, इसका ध्यान जन समितियों को रखना होगा। ये संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कार्य करेगी। साथ ही ये समितियां केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा कि किसी भी चैप्टर का कहेगा आपको सारांश लिखिए। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, जिसको आप अच्छे से आसानी से उसको आप बना लेंगे। इसी वजह से जितना भी इस सारांश का मतलब हुआ कि आपके चैप्टर का पूरा निचोड़ आना चाहिए, उसका मुख्य पॉइंट को आपको देना पड़ेगा। अगर आपको सारांश, अगर उस चैप्टर का अगर आप सारांश अच्छे से देख लेते हैं ना, तो उसके अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन होगा आप अच्छे से बना लेंगे। इसी वजह से इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार करके देखेंगे और अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छिपा हुआ है। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का सारांश लिखे। यानी कि इसमें क्वेश्चन में अर्धनारीश्वर में क्या क्या घटित घटना हुआ है, इसका आपको सार निचोड़ लिखना है। इसमें इसका आंसर लिखेंगे कि अर्धनारीश्वर दिनकर रचित एक श्रेष्ठ निबंध है। दिनकर अतीत के गौरव गायक, वर्तमान के सूक्ष्म दृष्टा और भविष्य के कुशल सारथी है। अतीत के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं का निराकरण ही इस निबंध का मूल उद्देश्य है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से गद्यकार ने पुरुष और नारी के जीवन की सार्थकता पर प्रकाश डाला है। इनकी मान्यता है कि पुरुष सही अर्थ में पूर्ण तभी हो सकता है जब उसमें पुरुषत्व के साथ साथ नारीत्व का भी संयोग हो। ठीक वैसे ही नारी के जीवन की सार्थकता के लिए नारी में नया सुलभ भावना के साथ साथ पुरुष का ताप भी हो। तात्पर्य यह कि नर में नारी के गुण और नारी में नर के गुण होने चाहिए। आपने इसी विचार को पुष्ट करने के लिए दिनकर ने भारतीय संस्कृति के एक मिथकीय प्रतीक की सांगोपांग व्याख्या की है। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। एक ही रूप में पुरुष और नारी को दिखाया गया है। कहना न होगा कि इस अपूर्व मूर्ति की कल्पना में शिव और शक्ति के बीच समन्वयन स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का सारांश लिखिए। अगर इसको आप अच्छे से सुनते हैं तो इसके अंतर्गत जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसको आप अच्छे से बना लेंगे। इसी वजह से सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझे और इसको कहानी के तौर से आपको सुनना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका की एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। बालिका व बालक दोनों समान
बरोदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई यानी कि सगाई हो गई? कुड़माई मतलब यानी कि सगाई हो गई। इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता ही रह गया। ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कहीं कहीं टकरा जाते और वही प्रश्न और वही उत्तर यानी कि वही प्रश्न पूछता कि तेरी कुड़माई हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया। यानी कि लड़के सोचा था कि अब की बार फिर कहेगा, धत कह करके भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बोली कि हाँ तेरी हाँ हो गई, यानी कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई। इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ा और पूछता है, कब? जिसके प्रत्युत्तर में लड़की कहती है, कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की कहती है कि कल हुआ है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यानी कि दुपट्टा रेशम का बना हुआ था, और यह कहकर भाग जाती है। तुरंत लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है और वह किसी को नाली में धकेलता है, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। इस बालक का नाम था लहना सिंह और यही बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। और इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया, जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया और अब वह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हैं। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को लाम यानी कि युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उनके बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम यानी कि युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लहना को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी नहीं, कहते हैं सेना के क्वार्टरों में नहीं, पर जब अंदर मिलने जाता है सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराता है। यानी कि जब मिलता है ना, फिर वो उसको नहीं पहचानता सूबेदारनी को, तो फिर वो सूबेदारनी उसको याद दिलाते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना स्मरण दिलाती है और कहती है, जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उनके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाए, पर इस कोशिश में वह स्वयं घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली। इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा,
सुनिए तो सूबेदारनी, होरों को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। इसी वजह से इस कहानी का नाम रखा गया कि उसने जो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रित शीर्षक कहानी का सारांश लिखे। अब जो है ना, इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे का क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। बाकी आपको अभी तक में कितना समझ में लगा है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप दूसरे को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।